हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में। ये एक बहुत कॉमन और बहुत अंडर डायग्नोज बीमारी है क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कम लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स भी इस बीमारी को रिकॉग्नाइज करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और काफ़ी डेंजरस बीमारी है। इसलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन कारण क्यों ये बीमारी अनरिकॉग्नाइज हो जाती है, क्योंकि अपने आप में इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एज़ कम्पेयर वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होते हैं तो वो डॉक्टर के पास ज़्यादा उस अवेयरनेस के साथ उसको लेकर जाते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस बीमारी का है कि ये ओबीज यानी मोटे लोगों में होती है। ओबेसिटी के बारे में वैसे भी अपने आप पर इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं होते हैं, इसलिए काफ़ी इग्नोर हो जाती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस बीमारी का ये है कि इसमें जब व्यक्ति सोता है तो रात को खराटे ज़्यादा आते हैं। अपने यहाँ ज़्यादातर लोग मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खराटे ज़्यादा आ रहे हैं तो लोग मान के चलते हैं कि वजन ज़्यादा खराटे आ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। खराटे क्यों आ रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति जिसको खराटे आते हैं सबको स्लीप एपनिया है, लेकिन हाँ वैसे लोगों में इसका होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है, क्योंकि खराटे आने का मेन रीज़न ये है कि श्वास की नलियाँ और नासिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती है जब हम सोते हैं, तो उसमें से आवाज़ एयर का अंदर बाहर जो होना या एक्सचेंज होना उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से आवाज़ उत्पन्न होती है। दूसरा चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि रात को व्यक्ति की बार बार नींद खुलती है। तो कई लोग इसमें ऐसा मान के चलते हैं कि उम्र ज़्यादा है, इनको पेशेंट को नींद ही ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, तो बार बार नींद खुलना इस बीमारी का इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस बीमारी का ये कि दिन के समय उसके बदले में ज़्यादा नींद आती है। तो लोग मान के चलते हैं कि रात को नींद नहीं आई, इस वजह से दिन में ज़्यादा नींद आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। तो ये तीनों चारों जो भी इंपॉर्टेंट बीमारी के फीचर्स हैं वो अपने यहाँ पे काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस वजह से स्लीप एपनिया इग्नोर हो जाती है, मिस या अंडर डायग्नोज हो जाती है, और बाद में फिर जब ये विकृत रूप धारण कर लेती है या कॉम्प्लिकेशंस लेके आती है, जब राइट साइड का हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक या लकवा इस तरह की बीमारियां उत्पन्न करती है, तब व्यक्ति को दिक्कत आती है। समझने की ज़रूरत है कि स्लीप एपनिया क्यों होता है। बेसिकली ये ज़्यादातर इसलिए होता है कि जो व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो उसमें एक तरह से मान के चलिए कि गले में फैट का लेयर बहुत ज़्यादा होता है, और जब व्यक्ति रात को सोता है तो एक तरह से वो जो फैट का एक्स्ट्रा कुशन है वो श्वास की नली को दबा देता है और श्वास निकलने में तकलीफ होती है। तो इस वजह से मोटे लोगों में और उम्र दराज वाले लोगों में स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है। उम्र दराज लोगों में इसलिए होता है क्योंकि उनमें श्वास की नली का जो इलास्टिक कार्टिलेज है या जो मसल है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक हो जाता है, और बार बार वो अपने आप थोड़ा सा भी वेट पड़ने पर वो दबने लगता है। तो इस वजह से श्वास नली रात को जब हम सोते हैं तो वजन पड़ने की वजह से जल्दी या ज़्यादा ईजिली सिकुड़ जाती है। ज़्यादातर ये ओबीज उम्र दराज लोगों में और मोटे लोगों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉन ओबीज लोगों में जिन लोगों को गले की बीमारी है, फेरिंजाइटिस है, गला उनका बड़ा है या वजन उसमें ज़्यादा है, या जिनका गला छोटा है, शॉर्ट नेक है, लैरिंजाइटिस है, गले का इन्फ्लेमेशन है, एपिग्लॉटिस या टॉन्सिल्स वगैरह में कोई सूजन है, इस तरह के लोगों को स्लीप एपनिया होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि सूजन की वजह से भी एयर एक्सचेंज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये बीमारी इंपॉर्टेंट इसलिए है डिस्कस करने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, और हार्ट अटैक, लकवा या राइट साइड की हार्ट फेलियर वगैरह से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है इसमें, और काफ़ी अंडर डायग्नोज है क्योंकि इसके फीचर्स इतने ज़्यादा कॉमन है और इतने ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं कि बीमारी ही एक तरह से मिस आउट हो जाती है। बहुत कम केसेस या इनफैक्ट जो सिर्फ सीवियर केसेस ही होते हैं वही ज़्यादातर पिकअप हो पाते हैं। और काफ़ी बार हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सजग नहीं रहते, तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी कोई पेशेंट थोड़ा बहुत अगर हिंट भी करता है तो डॉक्टर्स उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे एज रिलेटेड मान के राइट ऑफ कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो इसमें बीमारी बढ़ जाती है और पेशेंट को बाद में तकलीफ देती है। ये बीमारी के बारे में ज़्यादा लोग को जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ कर सकती है, और इसके कंट्रोल होने से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम हो सकता है। बीमारी का ट्रीटमेंट पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए अगर इस बीमारी को हमने सही समय पर रिकॉग्नाइज नहीं किया तो डेफिनेटली बाकी किसी दवा गोली से इसमें कोई खास राहत नहीं होने वाली और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए इस बीमारी को सही समय पर रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप एपनिया 2-3 तरीके का होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर जो ये ओबीज वाले लोगों में या मोटापे वाले लोगों में होता है या गले में जिनको इन्फेक्शन होता है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, यानी श्वास की नली में सिकुड़न या रुकावट की वजह से
लोगों को स्लीप एपनिया होता है। इसके अलावा कभी कभी सेंट्रल स्लीप एपनिया भी होता है, जिसमें ब्रेन में जो स्लीप सेंटर है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कभी कभी ये श्वास बीच बीच में रुक सकती है। और रेस्पिरेटरी सेंटर अगर ब्रेन का कॉम्प्रोमाइज हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, इस तरह के पेशेंट्स में भी कई बार सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है। इन्हें श्वास रुक जाती है लेकिन कारण गला नहीं होता, कारण मोटापा नहीं होता, वजन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। सेंट्रल स्लीप एपनिया ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट्स में, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, अल्कोहलिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपैरेटिवली इसके पेशेंट्स थोड़े दुबले पतले होते हैं। स्लीप एपनिया के कई ग्रेड्स होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर किसी को 1 घंटे में 5 एपनिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, कुछ सेकंड्स का एपिसोड होता है, तो हर घंटे अगर किसी को 5 एपनिया का एपिसोड अगर हो रहा है तो उसे माइल्ड स्लीप एपनिया की कैटेगरी में लेते हैं। अगर किसी को हर घंटे 5 से 15 के बीच में हो रहा है तो उसे मॉडरेट कैटेगरी में लिया जाता है। और अगर किसी को हर घंटे 30 स्लीप एपनिया के एपिसोड्स तक हो रहे हैं तो उसे सीवियर की कैटेगरी में लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए हर 4-5 सेकंड में बार बार नींद खुलती है और फिर वापस नींद आ जाती है। कई बार ऐसा पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। ज़्यादातर इस बीमारी को डायग्नोज करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बार ये हिस्ट्री की पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम होती है और वो बार बार उठ के बैठते हैं। ऐसा पेशेंट को पता नहीं चलता, ऐसा सबकॉन्शियस लेवल पे ही अपने आप हो जाता है और पेशेंट उस चीज़ को मिस आउट कर देता है। पेशेंट कई बार वो सिम्टम सामने से बोल ही नहीं पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है। रिलेटिव्स या उसकी वाइफ या उसके स्पाउस इस बारे में इंफॉर्मेशन लेके ज़्यादा आते हैं। अब हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर्स, इसके साइंस, सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी को गले में कोई इन्फेक्शन है या कोई सूजन वगैरह तो इसका चांस ज़्यादा है। उम्र दराज पेशेंट्स में, अल्कोहलिक्स में, वजन जिनका ज़्यादा है उसमें इसका चांस ज़्यादा है। सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है स्नोरिंग होना, रात को खराटे आना। सेकेंडली बार बार रात को नींद खुलना, इसलिए प्रॉपर स्लीप नहीं होना। और दिन में उसके बदले कंपनसेटरी, कोई भी काम करते करते आदमी सडनली सो जाता है, बैठे बैठे सो जाता है, कुछ टीवी देखते देखते सो जाता है, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स बार बार दिन में होते हैं तो ये डायग्नल हाइपरसोमनेलेंस इसको बोलते हैं। काफ़ी बार ये पेशेंट, जैसा कि मैंने कहा, पेशेंट ये सिम्टम सामने से नहीं बोलता कि उसकी नींद बार बार खुलती है। वो बस इतना ही वॉलंटियर कर पाता है इन्फॉर्मेशन कि दिन के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और खराटे रात को ज़्यादा आते हैं। आपको पूरी हिस्ट्री वापस से पूछनी पड़ती है, उसके स्पाउस को प्रॉपर पूछना पड़ता है, तब जाके आपको डिटेल्स मिलते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हार्ट अटैक होने का या हार्ट की बीमारी होने का चांस कम से कम 20 गुना या से भी ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स में होता है। ब्लड प्रेशर इससे बढ़ता है। लकवा होने का चांस 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज़ होने का चांस इसमें पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, इसलिए डायबिटीज़ हो सकता है। कुछ पेशेंट को साइकाट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा बार बार दिन भर में नींद आ रही है तो इस एक थकान की वजह से जो कमज़ोरी वगैरह हो रही है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने का चांस बढ़ जाता है। किडनी पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है और किसी किसी पेशेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना कि पेशेंट के रिलेटिव या स्पाउस जो रात को पेशेंट के साथ सोता है वो प्रॉपर आपको हिस्ट्री देगा। पेशेंट कई बार वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएगा, पर कितने खराटे आते हैं और खराटों के दौरान नींद खुलती है कि नहीं खुलती, ये हिस्ट्री प्रॉपर स्पाउस ही आपको दे पाता है, तो उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो इसमें होता है वो स्लीप स्टडी है। स्लीप स्टडी में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा के पेशेंट को रात को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और पूरी रात ये कंटिन्यूस स्लीप स्टडी के दौरान सारे स्लीप के पैरामीटर्स और ब्रेन के स्टिमुलस को असेस किया जाता है, ब्लड के करंट पैटर्न को असेस किया जाता है और इसमें जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे डायग्नोज होता है कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है या नहीं और कौन सी कैटेगरी का है। स्लीप एपनिया के जो डिवाइस लगाया जाता है उसको घर पर भी यूज़ किया जा सकता है, पर कभी कभी डिवाइस मॉनिटरिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन एक रात के लिए एटलीस्ट एडवाइजेबल रहता है। ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट नहीं है, 3-4 हज़ार में हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे का शायद एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, पर अदरवाइज ये ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट नहीं है। अगर जिस भी पेशेंट में ज़्यादा डाउट लग रहा है, खासकर अगर वजन ज़्यादा है, नींद का प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट में इसका जांच करना चाहिए। स्लीप एपनिया के इसके अलावा ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, एक्सरे, रूटीन टेस्ट जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स के होते हैं वो करने चाहिए। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, डायबिटीज रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्लीप स्टडी का है, जिससे इस बारे में मेन इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात करेंगे स्लीप एपनिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर स्लीप एपनिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। मेनली हार्ट अटैक होने का चांस, लकवा होने का चांस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने का चांस, क्योंकि इसमें क्या है कि श्वास की नली जब सिकुड़ती है तो उसकी वजह से लंग्स में बराबर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, तो राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ते हैं, राइट साइड का हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट का सैचुरेशन कम हो सकता है, कभी कभी पेशेंट का धबकारा नियमित हो सकता है, इससे सडनली जान भी जा सकती है।
अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दवा के बारे में पहले बात करेंगे। स्लीप एपनिया का दवा गोलियों से ट्रीटमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें एक सीपैप करके मशीन आती है, यानी एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस आती है जो कि हाई प्रेशर में ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स में हाई प्रेशर में ऑक्सीजन को भरती है ताकि श्वास की नली रात भर पूरी फैली रहे। उसमें ऑक्सीजन कम होने या उसमें एयर प्रेशर कम होने की वजह से नली सिकुड़े ना, उनमें दबाव ना आ पाए, इसके लिए वो मशीन वर्क करता है। पर इसको थोड़ा सा यूज़ करना अनकंफर्टेबल है। पूरी रात पेशेंट को इनको लगा के सोना पड़ता है, तो थोड़ा सा यूज़ करना पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल होता है। थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस भी है, 40-50 हज़ार जैसा खर्चा आता है और डेली बेसिस पे पेशेंट को यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट तो है, पर इसमें इसके अलावा और कोई ज़्यादा थेरेपी नहीं आती। मेडिसिन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जैसे डायबिटीज़ है, प्रेशर है, हार्ट की अरिथमिया हो रहा है पेशेंट को राइट साइड का पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको आप मेडिसिन से मैनेज कर सकते हो। पर सिर्फ स्लीप एपनिया को मैनेज करने के लिए कुछ खास मेडिसिन नहीं आती है। एक और रिसेंटली एक स्टडी भी हुई थी जिसने ये शो किया था कि स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में दिन के बदले अगर रात को अगर हम दवाई देते हैं मेडिसिन की, अगर बीपी की दवाई हम रात को देते हैं तो बीपी का कंट्रोल कंपैरेटिवली इन पेशेंट्स में थोड़ा बेटर रहता है। ये स्टडी थोड़ी 5-6 साल पुरानी है, लगभग 41 पेशेंट्स को इसमें असेस किया गया था और इसमें पाया गया था कि रात के टाइम बीपी मेडिसिन को देना स्लीप एपनिया के पेशेंट में थोड़ा बेटर माना जाता है। स्लीप एपनिया के लिए कुछ प्रोटेक्टिव बैंड्स भी आते हैं जिसको नाक में लगा के ऐसा किया जा सकता है, अगर अटैच किया जा सकता है तो उससे कंपेरेटिवली स्नोरिंग होने का या खराटे आने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ स्नोरिंग रिडक्शन के लिए मैग्नेटिक बैंड्स भी आते हैं, हम इन्हें बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते लेकिन ये थोड़े बहुत इफेक्टिव होते हैं और कंपेरेटिवली स्नोरिंग का चांसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं, एटलीस्ट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। स्नोरिंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि वॉचेस पर लगाए जा सकते हैं। ये कंपेरेटिवली स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को एटलीस्ट स्नोरिंग कितनी चल रही है, बार बार नींद कितना खुल रहा है, उसको थोड़ा बहुत सेंस करते हैं। रूटीन वॉचेस में अवेलेबल नहीं है पर इसके लिए स्पेशली डिजाइन वॉचेस आते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है। कुछ स्पेशली डिजाइन एंटी स्नोरिंग पिलोज आते हैं जिसमें पेशेंट को अगर सोने के लिए वो दिया जाए तो उसका शेप इस तरह का होता है कि थोड़ा सा गर्दन के शेप को ऑल्टर करके रखता है ताकि पेशेंट को स्लीप एपनिया के एपिसोड्स कंपेरेटिवली थोड़े कम रहते हैं। नेजल डायलेटर्स आते हैं जिसमें नासिकाओं में कुछ डायलेटर डिवाइस लगा देते हैं ताकि नाक बार बार सिकुड़े नहीं, खुली रहे, खराटे ना आए, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। कॉमन टिप्स की बात करूंगा स्नोरिंग को कम करने के लिए, हमेशा करवट पर सोएं, एक साइड पर सोएं, गले को थोड़ा उठा कर रखें, इसको हेड को थोड़ा सा एलिवेटेड रखें। कोई एलर्जेंस जिससे वजह से पेशेंट को एलर्जी है उसको थोड़ा कम रखें। बॉडी वेट को कम करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम बने जितना जल्दी और बने जितना ज़्यादा बॉडी वेट को कम करना है। एंटी स्नोरिंग बैंड्स को यूज़ किया जा सकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है और नेजल डायलेटर्स या नेजल स्ट्रिप्स को यूज़ किया जा सकता है जिससे नासिकाओं को वो थोड़ा खुला रखता है। सर्जरी के बारे में बात करेंगे, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आती है जिसमें गले में अगर लैरिंग्स की मसल्स अगर वीक है तो उनको सर्जिकली स्ट्रिप लगा के उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको रात भर वो बंद या बार बार दबे नहीं उसके लिए किया जा सकता है। इसको यूवुलोपैलेटोफैरिंजियोप्लास्टी बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और रूटीनली बहुत 100% सक्सेस रेशियो इसमें नहीं है, इसलिए रूटीनली हर केस में नहीं किया जाता है। जहाँ केसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रेगुलर दवा से ना असर हो रहा हो, ना फ़ायदा हो रहा हो, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। स्लीप एपनिया का लॉन्ग टर्म रिस्क ये है कि अगर लॉन्ग टर्म इसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो हार्ट अटैक, लकवा होने का चांस, धबकारा का अनियमितता होने का चांस, राइट हार्ट फेलियर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के पेशेंट्स में वेट रिडक्शन करने से कंपैरेटिवली काफ़ी फायदा मिलता है। कुछ पेशेंट्स में जहाँ स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो वहाँ बेरियाट्रिक सर्जरी यानी पेट के साइज़ को छोटा करने वाली सर्जरी भी किया जा सकता है, जिससे पेट का साइज़ अगर कम हो जाता है तो स्लीप एपनिया का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चों में भी कभी कभी स्लीप एपनिया हो सकता है। स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रन एक आइसोलेटेड अलग टॉपिक है, पर कंपैरेटिवली इसका चांसेस बच्चों में कम है। जिन बच्चों को टॉन्सिलाइटिस या गले में इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस ज़्यादा है उस तरह के बच्चों में भी स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। ऑब्वियसली जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो या वजन उनका ज़्यादा हो वैसे बच्चों में भी थोड़ा स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। लास्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉमन व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बीमारी काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड है, बहुत ज़्यादा इसके कॉमन सिम्टम्स है जो लोग काफ़ी बार मिस कर देते हैं और इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बीमारी तब डिटेक्शन में आती है जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगती है। हमारे इस चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम इस चैनल के माध्यम से
सारे कार्डियक पेशेंट्स या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से पीड़ित पेशेंट्स को हार्ट और हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आज के इस युग में जहां हम हर कोई भी वस्तु जो परचेज करते हैं उसमें चाहे वो टीवी हो, कोई मोबाइल फ़ोन हो, कोई स्टीरियो स्पीकर्स हो, कार हो, टू व्हीलर्स हो, कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो उसमें मल्टीपल रिव्यूज़ हम यूट्यूब पे देखते हैं और उस पर बेसिस पे हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है और हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हेल्थ सेक्टर में आज तक ऐसा नहीं होता है क्योंकि हेल्थ के बारे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो ज़्यादातर अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और जैसा डॉक्टर बोलते हैं उसे कर लेते हैं। वो अपने ट्रीटमेंट में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन या सहभागिता नहीं दर्शा सकते क्योंकि उन्हें बीमारी के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं होता और कई बार वो गलत डिसीजंस का शिकार भी हो जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स गलत डिसीजन लेके गलत लाइंस पर ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी अवेलेबल होगी तो आप आपके डॉक्टर से बेटर डिस्कस कर सकोगे और अपने रिलेटिव से बीमारियों में उसकी बीमारी में मैनेजमेंट में थोड़ी सहभागिता आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके रिलेटिव्स हैं जिनको हार्ट या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है जिनके लिए अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल हो सकता है तो उनके साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर करें।